है जो छात्र छात्राओं को मुफ्त में दी जाती है। पंजाब सरकार ने 82,000 छात्रों के साथ स्कूल ऑफ एमिनेंस की शुरुआत की थी। अब ये संख्या 2 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है। ये बढ़ती हुई संख्या बताती है कि पंजाब सरकार की ये कोशिश कितनी ज्यादा कारगर साबित हो रही है। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड बोर्ड के टॉपरों से करेंगे संवाद, जहां सम्मान भी होगा। 10वीं 12वीं के स्टूडेंट होंगे सम्मानित। मुख्य सेवक सदन में होगा कार्यक्रम का आयोजन। उत्तराखंड को मिली बड़ी सौगात। सरकारी भ्योल रूपसियाबगढ़ में जल विद्युत परियोजना को मिली मंजूरी। हरित ऊर्जा का होगा उत्पादन। सीएम धामी ने पीएम मोदी का जताया आभार। हरिद्वार से बीजेपी के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान पर सियासी घमासान हुआ शुरू। पाकिस्तान को बताया भाई, अपने बयानों से कई बार कराई पार्टी की फसीहत। चारधाम यात्रा में लगातार बढ़ती जा रही श्रद्धालुओं की संख्या। केदारनाथ में 5.5 लाख तो बद्रीनाथ में 3.5 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए। गंगोत्री और यमुनोत्री में भी 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर, मेधावी छात्र सम्मान समारोह में हिस्सा लेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, जहां प्रथम गजा घंटाकर्ण महोत्सव का आयोजन भी होना है। सीएम धामी की उपस्थिति देखने को मिल पाएगी। साथ ही प्रथम गजा घंटाकर्ण महोत्सव में शिरकत करेंगे पुष्कर सिंह धामी। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये आज का स्केड्यूल आपको बता रहे हैं। सीएम धामी का क्या कुछ रहने वाला है, उसमें ये बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति देखने को मिल पाएगी। मेधावी छात्र सम्मान समारोह में भी हिस्सा लेंगे। साथ ही प्रथम गजा घंटाकर्ण महोत्सव का भी आयोजन आज होना है। प्रथम गजा घंटाकर्ण महोत्सव में शिरकत करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो ऐसे ही उत्तराखंड यानी कि देवभूमि में कई कार्यक्रमों का आयोजन है, जहां पर सीएम धामी की उपस्थिति बेहद महत्वपूर्ण कई मायनों में हो जाती है, जिसमें से ये कुछ खास कार्यक्रम आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी आज उपस्थित होंगे। इन तमाम कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि के तौर पर भी और कई दिग्गज और यहां पर मौजूद रह सकते हैं। मेधावी छात्र सम्मान समारोह भी है। कई छात्रों को यहां पर सम्मानित भी सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से आज किया जाएगा। बड़ी खबर लगातार साझा कर रहे हैं, जहां प्रथम गजा घंटाकर्ण महोत्सव का आयोजन आज किया गया है। प्रथम गजा घंटाकर्ण महोत्सव में शिरकत करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी आज कई कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, जिसमें मेधावी छात्र सम्मान समारोह में भी हिस्सा लेते हुए नजर आने वाले हैं। साथ ही प्रथम गजा घंटाकर्ण का भी आयोजन, जहां पर धामी मौजूद रहेंगे। अगली बड़ी खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड को बड़ी सौगात मिली है। जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिल चुकी है, जहां सरकारी भ्योल रूपसियाबगढ़ परियोजना को मंजूरी दी गई है। आपको बता दें कि वन भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव पर भी स्वीकृति मिल चुकी है। संवेदनशील रूप से डिजाइन की गई है ये परियोजना, जहां 529 मिलियन यूनिट हरित ऊर्जा का भी इस दौरान उत्पादन होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरी परियोजना को लेकर पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया है। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने पोस्ट करते हुए इस पूरे मामले से जुड़ी हुई जानकारी दी। साथ ही उन्होंने बताया कि सरकारी रूपसियाबगढ़ जल विद्युत परियोजना पिथौरागढ़ को स्वीकृति मिलना हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये न सिर्फ प्रदेश की जल विद्युत क्षमता को मजबूती देगा, बल्कि स्थानीय विकास, रोजगार और हरित ऊर्जा की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम साबित होगा। और इसी को लेकर पीएम मोदी का भी आभार जताया गया है। तो बड़ी खबर, 529 मिलियन यूनिट हरित ऊर्जा का अब उत्पादन होना है। इस बात की जानकारी खुद राज्य के मुखिया की तरफ से दी गई है। अगली बड़ी खबर, जो हरियाणा के पंचकुला में 7 लोगों ने खुदकुशी कर ली है। आपको बता दें, हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां परिवार के 7 लोगों ने एक साथ खुदकुशी की।
आर्थिक तंगी की वजह से खुदकुशी की आशंका जताई जा रही है। उत्तराखंड के प्रवीण मित्तल और उनके परिवार ने जान दी है, यानी कि आत्महत्या कर ली और काल के गाल में समा गए। व्यापार में लगातार घाटे से परेशान था परिवार। लंबे समय से लगातार वो कोशिश कर रहा था, लेकिन अब जाकर पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले को लेकर तहकीकात शुरू की गई। तो सुसाइड नोट भी इस दौरान बरामद किया गया, जहां पर पूरे मामले को से जुड़ी हुई जो आरोपी है वो उस सुसाइड लेटर में लिखी गई है। पुलिस ने फिलहाल जांच शुरू कर दी है। सभी के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अब आगे की तहकीकात में पुलिस प्रशासन जुटा हुआ है। तो बड़ी खबर लगातार आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आपको बता दें कि उत्तराखंड के प्रवीण मित्तल परिवार ने आत्महत्या की है। व्यापार में लगातार घाटे से परेशान था परिवार, जिसके बाद जैसे ही पूरा मामला सामने आया, उजागर हुआ, तो आसपास के इलाकों में हड़कंप की स्थिति देखने को मिल पाई है। शुभांगी मेरी सहयोगी हमारे साथ लाइव बनी हुई है। शुभांगी, देखिए, आर्थिक तंगी की वजह से यहाँ पर कारण बताया जा रहा है, लेकिन क्या इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि महज आशंका जताई जा रही है? देखिए, इस वक्त मैं देहरादून में उस जगह पर मौजूद हूं जहां पर वो यहाँ 3 साल रहे, और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी, ये वो घर है जहां पर देहरादून में उन्होंने अपने 3 साल का समय बिताया, और उनके आस पड़ोस के लोगों से भी हमने बातचीत की है। यहाँ पर देखिए, प्रवीण मित्तल उनका नाम है, उनके माता पिता भी उसमें थे, उनके 3 बच्चे भी उसमें थे, और यहाँ पर जितनी हमने जानकारी जुटाई उनसे ये पता लगा कि बहुत मिलनसार लोग थे, बहुत लोगों से व्यवहार उनका बहुत अच्छा था। और लेकिन 3 साल करीब वो यहाँ पर रहे, लेकिन बीते 3 सालों से वो यहाँ से चले गए थे। मूल रूप से वो हरियाणा के ही रहने वाले थे, और यहाँ पर करीब उन्होंने 2 से 3 जगहें जो है वो बदली थी। ये पहला घर था जहाँ पर उन्होंने किराए में कमरा लिया था। यहाँ पर एक आंटी जी हमारे साथ हैं, जो उनकी पड़ोसी हैं, जो जिनके साथ उन्होंने समय बिताया। आपने खबर सुनी कि किस तरीके से 7 लोग जो हैं आपके साथ, आपने भी समय बिताया होगा, कैसा व्यवहार था, कैसे? अच्छा था व्यवहार, अपने में बिजी थे, वो किसी से कोई मतलब नहीं रखते थे, अपने काम से मतलब था उनको, बस बाहर राम राम हो जाती थी हमारी। पर जब खाली करके गए तो मुझे बहुत दुख लगा। यहाँ से गए तो मैं उनके घर मिलने भी गई, या तुमने खाली क्यों करा? कि उन्होंने किराया बढ़ा दिया था, इसलिए हमने खाली करा। ये पूरा घर ले रखा था उन्होंने? घर था इनके पास, वहाँ भी बड़ा घर ले रखा था। हाँ। उनकी शादीशुदा जिंदगी सही थी, लव मैरिज थी? हमने कभी उनके झगड़े नहीं देखे। हाँ, कह रही मेरी तो लव मैरिज है, यूँ बताती थी। मैंने अपने पिताजी को कहता था मैं तो करूँगी शादी, इनसे करूँगी। हाँ। माता पिता उनके साथ ही रहते? साथ ही थे। अच्छा, क्या बिजनेस था, क्या काम करते थे वो? उनका तो वही था एनजीओ का, और जो पिताजी थे उनको दुकान खोल के दे रखी थी, टपकेश्वर पूजा पाठ की किताब की दुकान खोल के दे रखी थी। तो पिताजी भी बिजी थे, बस माँ से काम नहीं होता, माँ बैठे थे, माँ की सेवा बहुत पूरी करती थी। कह रही और क्या लेके जाना है, सेवा ही तो करनी है आंटी, सेवा करके ही मेवा मिलेगा। पत्नी क्या करती थी? हाउसवाइफ थी? हाउसवाइफ थी, बच्चों को अपना पढ़ाती थी, डांस सिखाती थी, हर चीज में एक्टिव थी, अच्छी लेडी थी। परिवार की स्थिति ठीक थी, फाइनेंशियली भी ठीक थी? फाइनेंशियली तो बताया नहीं उसने प्रॉब्लम, मैं तो यही पता। तनाव में रहती थी कभी? तनाव भी नहीं देखा, बस तनाव मुझे ये लगा जब फोन नहीं उठाया। मैं चंडीगढ़ गई ना, तो एक बार बोला कि हम तो आंटी चंडीगढ़ आ गए हैं। मैंने कहा जरूर आओगे तो मिलने जरूर आना, कि हाँ अगर आएंगे तो मिलेंगे। बस मैं फिर फ़ोन उठाना बंद कर दिया था, उन्हें फ़ोन ही नहीं उठाती थी, बिजी। और मुझे बहुत दुख लगता था। मैं कहा मैं किसी और नंबर से फ़ोन करूँ, मुझे टाइम नहीं लगा फ़ोन करने का, नहीं फ़ोन करती, पता लगाती कुछ। तो यहाँ से खाली करने का कारण उन्होंने किराया बढ़ना बताया? किराया बढ़ना बताया मुझे, बस किराया बढ़ाया उन्होंने, हमने इसलिए खाली कर दिया। करीब कितने टाइम पहले तक यहाँ रहे वो? मतलब 5-6 साल पहले रहे होंगे, 3 साल वहाँ भी रहे ना। अच्छा। हाँ, तो यहाँ पे मतलब करीब 3-3.5 साल? हाँ, ऐसे ही रहे। तो देखिए, यहाँ पर हम उसी जगह पर मौजूद हैं जहाँ पर वो किराए में रहा करते थे। 3 से 3.5 साल उस बात को हो चुके हैं, और यही वो घर है जहाँ पर वो रहा करते थे, जो हम आपको तस्वीरों में लगातार दिखा रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं दिल को झकझोर देने वाली घटना है, क्योंकि एक ही परिवार के 7 लोग जो है वो मृत मिलते हैं, जहर गटक लिया जाता है। और कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी जो है इसका एक कारण बताया जा रहा है कि कर्जे में डूबे हुए थे। हालांकि इसको लेकर लगातार जाँच भी चल रही है कि क्या यही प्रॉपर कारण है या फिर कोई और कारण है। जांच पड़ताल यहाँ पर लगातार की जा रही है और इंतजार किया जा रहा है पुलिस प्रशासन का ऑफिशियल स्टेटमेंट शुभांगी इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ सामने आ पाए, क्योंकि कहा तो यही जा रहा है जिस तरह से बुराड़ी कांड हुआ था वैसे ही अब हरियाणा के पंचकुला में देखने को मिल पाया। लेकिन शुभांगी, पुलिस प्रशासन क्या देहरादून वाले मामले को लेकर भी किसी तरह की कोई जांच कर रही है? देहरादून में भी आकर विजिट किया जाएगा और इस पूरे मामले को लेकर क्या कोई बड़ा खुलासा हो पाएगा?
देखिए, अभी हमारी एसएसपी से बात हुई थी और एसएसपी और पुलिस टीम जो है वो लगातार यही पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि आखिर कहां पर वो रहते थे, कितने साल वो यहां पर रहे, क्या उनसे जुड़ी हुई कोई ऐसी बात थी जो अभी तक सामने नहीं आ पाई है। हालांकि जो देहरादून पुलिस है वो अपने स्तर पर इसको लेकर जांच भी कर रही है, इसको लेकर इन्फॉर्मेशन भी निकाल रही है और हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ और कोई और खुलासा जो है वो उसको लेकर हो सकता है, क्योंकि जब पुलिस विभाग अलग अलग जगहों से इन्फॉर्मेशन जुटाती है तो कुछ नए फैक्ट्स जो है वो भी निकलकर सामने आते हैं। हालांकि अभी तक इस तरीके की कोई बात सामने नहीं आई है। एसएसपी से जो हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि अभी इसको लेकर जांच चल रही है, हम लोग पता लगा रहे हैं कि आखिर क्या कुछ स्थिति इसको लेकर थी। अब देखना होगा कि आने वाले समय में जांच के बाद क्या कुछ सामने आता है। शुभांगी, साथ ही आपसे ये जानेंगे, प्राथमिकी जांच जो अब तक पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई है, क्या कोई अंधविश्वास की डगर भी देखने को मिल पा रही है? देखिए, क्योंकि ये बताया गया कि बागेश्वर धाम में गए थे वहां पर प्रवचन सुनने के लिए और उसके बाद ही लौटते समय जो है ये घटना देखने को मिली। लोगों ने देखा कि गाड़ी के अंदर किस तरीके से 7 शव जो हैं वो बंद पड़े हुए थे और उसके बाद इसको लेकर जांच हुई। तो कहीं ना कहीं ये एक जो फैक्टर है, ये भी हल्का एक एंगल जो है इसमें देखने को मिल रहा है, जो आपने बात कही। हालांकि अभी जैसे मैंने कहा कि क्योंकि मामला अभी जांच के घेरे में है, जांच चल रही है, इसके कई सारे पहलू जो है वो निकलकर सामने आ रहे हैं, चाहे वो धार्मिक हो या फिर उनकी पर्सनल लिविंग को लेकर हो, देहरादून से उसका कनेक्शन हो, या फिर पंचकुला में जिस तरीके से ये पूरी वारदात हुई है। जांच के बाद ही ये तमाम चीजें, ये तमाम फैक्टर्स जो अभी जो एंगल्स नजर आ रहे हैं वो क्लियर हो पाएंगे। अब बिल्कुल शुभांगी, देखिए अब लगातार लोगों की तरफ से भी कहा जा रहा है कि महज बस एक गलती हुई और उसकी वजह से 3 पीढ़ियां पूरी तरह से अब खत्म हो चुकी हैं और उन्होंने आत्मदाह कर लिया। लेकिन इस पूरे मामले पर अभी क्या जानकारी मिल रही है? जो 7 लोगों ने आत्महत्या की और ये बहुत बड़ा कदम उठाया, उसमें कितनी महिलाएं, कितने पुरुष और कितने बच्चे थे? देखिए, प्रवीण मित्तल उनका नाम बताया जा रहा है। उनके माता पिता उनके साथ में थे, उनकी पत्नी उनके साथ में थी, उनके 3 बच्चे उनके साथ में थे और कहीं ना कहीं पूरा परिवार खत्म हो गया। बच्चों की जिंदगी, अभी पूरी जिंदगी पड़ी हुई थी, उन्होंने अपनी जिंदगी जीनी थी। लेकिन किसने सोचा था कि देखिए, जो लोग जिनसे हमने अभी बात करी, उन्होंने भी कभी ये नहीं सोचा होगा कि जिनके साथ वो 3-3.5 साल पहले रह रहे थे, 3 साल बाद उन्हें ये सूचना मिलेगी, खबर मिलेगी कि उनके साथ रह रहे लोगों ने आत्महत्या कर ली। और केवल एक व्यक्ति ने नहीं, बल्कि पूरे परिवार ने, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। वो बच्चे इसी जगह पर खेला करते थे, जो घर हमने आपको दिखाया, ये आंगन जो आपको नजर आ रहा है, इसी जगह पर वो बच्चे खेला करते थे। ये महिलाएं जो है आपस में यहीं पर बातचीत किया करती थी। उनके जो प्रवीण मित्तल बताए जा रहे हैं वो एनजीओ चलाते थे, ये खबर यहां से मिल रही है। उनके पिता ने एक दुकान टपकेश्वर मंदिर के पास खोली थी, ये इंफॉर्मेशन यहां से मिल रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये सोचना बहुत मुश्किल होता है कि आप कुछ सालों बाद आपको ऐसी खबर मिलेगी कि आपके पूरे परिवार ने जो है, जिसके साथ आप रहे हैं, उन्होंने आत्महत्या कर ली है। लेकिन इसको लेकर देखिए, आप जांच चल रही है, आखिर क्या कुछ कारण रहा है। और उसमें बच्चे भी चले गए, उसमें माता पिता भी चले गए, पूरी पीढ़ी जो है वो खत्म हो गई। तो कहीं ना कहीं दिल दहला देने वाली घटना है। और देखिए, जब शुभांगी इस तरह के मामले सामने आते हैं तो आसपास के पूरे इलाकों में हड़कंप की स्थिति देखने को मिल पाती है। लेकिन अभी फिलहाल इंतजार शुभांगी यहाँ पर इस बात का भी है कि जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर तहकीकात की जा रही है, उसमें और पड़ोसी लोगों का, जहां पर अभी आपकी मौजूदगी है, उनका और क्या कुछ रिएक्शन सामने आया। और ऐसे में अगर किसी दुकान के संचालक से भी बातचीत करने की कोशिश की गई हो, उनकी तरफ से भी कोई रिएक्शन, क्या कभी किसी तरह का कोई कर्जा लिया गया था या नहीं? देखिए, हमने जितने अभी तक पड़ोसियों से बातचीत करी, यहाँ पर 3 से 4 लोग अभी तक हमें मिले थे। उनका यही कहना था कि इस तरीके की कोई बात तो उनके सामने कभी नहीं आई कि वो फाइनेंशियली वीक रहे हो, क्योंकि ये जो घर मैं आपको दिखा रही हूँ, उनको कहना था कि 9,000 रुपए में इन्होंने ये पूरा घर लिया हुआ था। इसके साथ उनकी स्कूटी थी, अपने आराम से जो है अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। पिता ने अपनी दुकान जो है वो टपकेश्वर के पास खोली थी और जो वहाँ के जो आसपास के लोग हैं, उनके द्वारा भी इस तरीके का कोई रिएक्शन सामने नहीं आया कि वो कभी कर्जे में डूबे हुए थे या फाइनेंशियली उन्होंने किसी से जो है कर्जा लिया हुआ था। हालांकि इतनी पर्सनल बातें वो शायद किसी को बताते हुए नजर ना आते हो, या वो मेंटली टॉर्चर्ड थे, वो जिस तरीके से उन्होंने कभी कर्जा लिया हो। लव मैरिज उनकी थी, घर परिवार अच्छे से चल रहा था, माता पिता उनके साथ रहते थे, बच्चे हंसी खुशी यहाँ खेला करते थे, स्कूल जाया करते थे। तो अभी तक तो इस तरीके का कोई फैक्टर जो है सामने निकलकर नहीं आ रहा है कि उन्होंने कोई कर्जा लिया या फाइनेंशियली वो वीक थे। हालांकि यहाँ से उन्होंने घर इसीलिए खाली किया क्योंकि 9,000 से बढ़ाकर उनका किराया जो है वो बढ़ा दिया गया था और ये पहला घर है जहां पर वो देहरादून में रुके थे। इसके बाद भी 3 से 4 जगहों पर उन्होंने अपना ठिकाना बनाया था,
रेंट पर वो यहाँ पर रहा करते थे और उसके बाद वो हरियाणा शिफ्ट। बिल्कुल शुभांगी, और इसी वजह से फिलहाल इंतजार किया जा रहा है पुलिस प्रशासन ने किस तरह से चौंकाने वाला खुलासा होता है। बहरहाल जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया। अब बात करेंगे मसूरी की, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शिव मंदिर के 3 शेड और सौंदर्यीकरण कार्य का शिलान्यास किया। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रदेश सरकार आमजन की सुविधा और मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। 3 शेड से स्थानीय नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। केंद्र और राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं गरीब असहाय लोगों को केंद्रित कर बनाई गई हैं। मंत्री जी के द्वारा भी पूर्ण किया गया था। मैं स्वागत करना चाहती हूँ सर्वप्रथम मैं माननीय श्री गणेश जोशी जी के मंत्री जी के कर कमलों द्वारा हमारे मंदिर प्रांगण का शिलान्यास। वहीं देहरादून में रिस्पना बिंदाल एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट पर तेजी से काम किया जा रहा है। आपको बता दें दोनों नदियों के किनारों पर निर्माण को लेकर संयुक्त सर्वे और लाल निशान लगाने के बाद अब नगर निगम की तरफ से नोटिस जारी किए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस एलिवेटेड रोड को लेकर सवाल उठा रही है। कांग्रेस के प्रदेश संगठन के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि एलिवेटेड रोड पिलर्स पर खड़ी होगी जो नदी के बीच में खड़े किए जाएंगे। देहरादून की सुंदरता खत्म होगी ही, साथ ही पर्यावरण पर भी इसका असर पड़ेगा। पूर्व में पहले ईस्ट कैनाल भी थी और पश्चिम में वेस्ट कैनाल थी, जो सड़कों के चौड़ीकरण के भेड़ चढ़ गई और अंडरग्राउंड हो गई पूरा। उसके कारण आज देहरादून में पूर्व में और पश्चिम में और पूरे शहर के अंदर जल भराव इन दोनों नहरों के अंडरग्राउंड होने के कारण होता है। और आज ये 2 नदियां जो जीवित नदियां हैं, जिनके स्रोत आज भी जीवित हैं, उन दोनों नदियों पे आप 10 किलोमीटर और 15 किलोमीटर एलिवेटेड रोड ले जाने की बात कर रहे हैं। एलिवेटेड रोड किस में खड़ी होगी? एलिवेटेड रोड पिलर्स में खड़ी होगी और वो पिलर्स नदी के बीच में बनाए जाएंगे। कंक्रीट के पिलर्स आप नदी के बीच में खड़े कर देंगे तो उसका देहरादून के वातावरण में, देहरादून के मौसम में, देहरादून की सुंदरता पे कितना दुष्प्रभाव पड़ेगा ये कल्पना से बाहर है। आप देहरादून की नैसर्गिक सुंदरता तो खत्म करेंगे ही करेंगे, यहाँ के पर्यावरणीय जो हालात हैं उस पर भी दुष्परिणाम इसके पड़ेंगे। और इस बीच देहरादून से एक बड़ी खबर, कोरोना वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। बड़ी खबर, स्वास्थ्य सचिव ने उच्च अधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक की है। अस्पतालों में पूरी व्यवस्था करने के निर्देश भी इस दौरान दिए गए हैं। सभी तैयारियां चाक चौबंद करने के निर्देश दिए गए। लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। लोगों से अपील भी की जा रही है जो भी कोविड गाइडलाइन है उसका पालन जरूर करें। भीड़ भाड़ जैसे इलाकों में या फिर भीड़ भाड़ जैसी जो जगह है वहां पर जाने से जरूर बचें। अब स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है, अपील भी की जा रही है और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है कि किसी भी तरह से पिछली बार जो कोविड के हालात यहां पर देखने को मिले थे भारत में, वो स्थिति ना देवभूमि में हो ना ही किसी और राज्य में। अब खबर पौड़ी से है, जहां प्रदेश में कोरोना के मरीज मिलने पर स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें सरकारी अस्पतालों के साथ साथ निजी अस्पतालों में भी तमाम व्यवस्थाएं करने के साथ ही स्वास्थ्य कर्मचारियों को भी अलर्ट कर दिया गया। बाजारों में जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है और धार्मिक आयोजनों में भी आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि एसओपी जारी की गई है, घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ कुछ केस आए और हमने एसओपी जारी कर दी है। किसी को घबराने की कोई जरूरत है नहीं अभी से, लेकिन फिर भी हमने सारे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सभी हॉस्पिटलों के एक एसओपी जारी कर चुके हैं। अब खबर देहरादून से है, जहां मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में अलग अलग प्रस्तावों पर चर्चा की गई। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने आपदा प्रबंधन से संबंधित किए जाने वाले कार्यों की व्यवहारिकता और आवश्यकता की जानकारी लेते हुए सचिव आपदा प्रबंधन को आपदा प्रबंधन से संबंधित फंड को समय से जारी करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि आपदा प्रबंधन के कार्यों में तकनीकी समिति का सहयोग जरूर लें। वहीं बात अगली खबर की करते हुए, जहां मानसून से पहले देहरादून की नदी नालों से कूड़ा करकट निकालने का अभियान जारी है। अभी तक नदियों से 60 मीट्रिक टन प्लास्टिक निकाला गया, जहां मानसून से पहले नदी नालों की साफ सफाई कर दी जाएगी कि जल भराव की समस्या का सामना न करना पड़े। संबंधित विभागों को समय से पूरा करने के निर्देश भी इस दौरान दिए गए। देखिए, नगर निगम कई दिन पहले से जो आगामी मानसून आने वाला है इसके लिए हमने पहले से ही कमर कस ली थी और इसके तहत हमने नदियों की सफाई
वो हमारी जारी है। 16,000 मीट्रिक हमारा जो टन कूड़ा हम नदियों से निकाल चुके हैं और अभी भी उसमें काफ़ी हद तक गाद कीचड़ वगैरह है, तो उनको भी हम जल्दी निकालने वाले हैं। इसके अलावा जो नालियां हैं उनकी सफाई हमारे जो नाला गैंग है वो उसमें लगा है। छोटी बॉबकट जो मशीन है, जेसीबी मशीन है, इनके माध्यम से भी हम नदियों में कचरा उतरा सब निकाल रहे हैं ताकि जो फ्लो है वो घरों के अंदर ना जाए, पानी जो है उसे थोड़ा सा गहरा हो जाए। और नालियों को भी हम उसमें थोड़ा सा और गहरी करने पे भी कहीं पे हम ध्यान दे रहे हैं कि यहाँ पे नाली गहरी हो जाएगी तो निश्चित तौर पर पानी जो है वो नालियों से बह के निकल जाएगा। वहीं अब बात करेंगे त्रिकाल को लेकर मच रही सियासी घमासान की, जहां आपको बता दें रेडिको खैतान कंपनी की प्रीमियम विस्की त्रिकाल पर उत्तराखंड में भी विरोध के सुर सुनाई देने लगे हैं। जहां हरिद्वार में संत समाज ने तीखा विरोध करते हुए कहा कि त्रिकाल सनातन धर्म से जुड़ा एक पवित्र शब्द है जिसे शराब के साथ जोड़ना कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं तीर्थ पुरोहितों ने इस ब्रांड पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की मांग करती है, तो वहीं कांग्रेस ने इस मुद्दे पर बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। ये रिपोर्ट देखिए। त्रिकाल विस्की पर देवभूमि में संत नाराज, कांग्रेस बोली बीजेपी राज में आस्था पर आघात, संतों ने बताया सनातन का अपमान, बीजेपी कांग्रेस में सियासी घमासान। शराब निर्माता कंपनी रेडिको खैतान ने हाल ही में प्रीमियम विस्की त्रिकाल लॉन्च की है, जिस पर उत्तराखंड में संत समाज ने मोर्चा खोल दिया है। संतों का कहना है कि त्रिकाल शब्द सनातन धर्म से जुड़ा हुआ एक पवित्र और आध्यात्मिक अर्थ लिए हुए शब्द है, जिसे शराब जैसे उत्पाद के साथ जोड़ना पूरी तरह से गलत है। संतों ने कहा कि मां गंगा और बद्री केदार की भूमि उत्तराखंड वासियों की भावनाएं इस शराब के नाम से पूरी तरह से आहत हुई हैं। अखंड परशुराम अखाड़ा और तीर्थ पुरोहितों ने तीखा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि ये हिंदू धर्म की आस्था का अपमान है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संत समाज ने भारत सरकार से इस ब्रांड पर तत्काल बैन लगाने और कंपनी से इस ब्रांड का नाम बदलने की मांग की है। मांग पूरी नहीं होने पर कंपनी के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी गई है। ये जो त्रिकाल इन्होंने शराब बनाई है, इसका ब्रांड नाम रखा है, इसे हटा दीजिए, क्योंकि ये चीज हमारे कहीं ना कहीं युवक बच्चों के मन में भी आक्रोश पैदा होगा। ये चीज बननी नहीं चाहिए। हमारे संस्कार और संस्कृति से खिलवाड़ ना करें। ये भारत सरकार से निवेदन है तत्काल इसके ऊपर बैन लगाए, इसका नाम चेंज हो। कोई भी अपनी मर्जी से हमारे इष्ट देवता का नाम, हमारे पूर्वजों का नाम रख लेता, ये बंद होना चाहिए। मुझे आश्चर्य होता है कि रेडिको खैतान जैसी बड़ी कंपनी के लोग इस प्रकार धार्मिक हिंदू धर्म से रिलेटेड नामों को, अपनी शराब कंपनी को, शराब प्रोडक्टों को अपना नाम देकर, धार्मिक नाम देकर अगर शराब बिक्री का प्रयास कर रहे हैं तो ये बहुत आक्रोश कर देने वाला है। कम से कम उन लोगों को सोचना चाहिए कि इस भारत में रहकर भी, और आप भारत के उन लोगों में शामिल हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका रखते हैं। वहीं कांग्रेस ने इस मुद्दे पर बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि जिस तरह से हिंदू धर्म के पवित्र नाम पर शराब का ब्रांड पेश किया जा रहा है, उससे बीजेपी के सनातन प्रेम के धूम की बोल खुल गई है। जबकि बीजेपी का कहना है कि किसी को भी सनातन का अपमान करने नहीं दिया जाएगा और इस मामले में जिस स्तर से कदम उठाना है वो उठाया जाएगा। त्रिकाल विस्की लेकर भाजपा आई है, हमारे संतों ने विरोध किया है। और मैं समझता हूँ भाजपा संस्कार, चरित्र और चेहरा जनता के बीच में उसका जो नकाब है वो उतरता जा रहा है। त्रिकाल का मतलब क्या है, इस देवभूमि में सब लोग जानते हैं। त्रिकाल तो हमारे देवों के देव के साथ जुड़ा है, तीनों लोग के स्वामी के साथ जुड़ा है, और अब त्रिकाल विस्की लेके भाजपा आई है, मैं समझता हूँ बड़ा अपमानजनक और सनातन धर्म का भी अपमान है, हमारे देवों का भी अपमान है, हमारी देवभूमि का भी अपमान भाजपा कर रही है। इस तरह से किसी का निजी कंपनी का अपना मामला है, उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। इस नाम को रखने में न तो सरकार का कोई योगदान है, न पार्टी का कोई योगदान है। और अगर इससे किसी की भावनाएं आहत होती है तो निश्चित रूप से सरकार उसका संज्ञान लेगी।
त्रिकाल शब्द के साथ ही त्रिकाल शराब की बोतल पर लगा चित्र भी काफी अपमानजनक है। शराब की बोतल के कवर पर लगा चित्र बेहद सफाई से बनाया गया है, लेकिन इसे पहली नजर में देखकर ही समझ आ रहा है कि इसे बनाने वालों की मंशा क्या है और इसी पर संत समाज आक्रोशित है। वहीं कांग्रेस इस पर बीजेपी को ये कहते हुए घेर रही है कि हमेशा सनातन करने वाली बीजेपी के राज में ऐसे ब्रांड को अनुमति कैसे मिल रही है और इस पर बीजेपी मौन क्यों है। अब देखना होगा कि इस मामले में सरकार के स्तर पर कोई कदम उठाया जाता है या ये मामला और तूल पकड़ता है। हरिद्वार से सचिन सैनी, देहरादून से दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। अब बात करेंगे नैनीताल से, जहां पर आपको बता दें कि चोरी हुई बाइकों के मामले में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने चोरी की 9 बाइकों के साथ 2 चोरों को गिरफ्तार किया। जो है एसएसपी ने गिरफ्तारी टीम को 2500 रुपए इनाम की घोषणा की है। एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने कहा कि मल्लीताल कोतवाली में बाइक चोरी होने की शिकायत की गई थी। पुलिस ने मामलों में अज्ञात के खिलाफ अलग अलग थानों में मुकदमा दर्ज कर लिया है। जो उसके बाद कोतवाली से टीमों का गठन कर मामले में जांच शुरू की गई तो टीम ने सीसीटीवी की मदद से संदिग्ध लोगों को चिन्हित किया। कुछ मुखबिरों की सूचना के आधार पर कुछ संदिग्ध लोग जो है पुलिस के राडार पर आए। मल्लीताल पुलिस ने कंटिन्यूस इन लोगों का पीछा किया। इसमें 2 लोग जो हैं वो हमने गिरफ्तार किए हैं। इनके कब्जे से टोटल 9 बाइकें बरामद हुई हैं। 4 मल्लीताल क्षेत्र की, 5 अलग बाइकें इन्होंने रामनगर और बाजपुर और अलग तराई क्षेत्र से उठाई है। उनके बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके बारे में एफआईआर लिखी गई है या क्या मामला है। इसके साथ ही ये जो दोनों अभियुक्त हैं इनमें से एक नैनीताल का रहने वाला है, एक बाजपुर का रहने वाला है। तो ये लोग नीचे के क्षेत्र से और पहाड़ी क्षेत्र दोनों जगह से इस तरीके की घटनाएं करते थे। ये जो मल्लीताल पुलिस ने शानदार काम किया है, इसके लिए टीम को मेरी तरफ से 2500 रुपये का इनाम दिया गया है। साथ ही ये लोग कहाँ बाइक बेचने वाले थे, उनके साथ में कौन लोग जुड़े हुए हैं, उनके बारे में पुलिस अपनी जाँच कर रही है। और अब बात करेंगे उधम सिंह नगर की, जहां लाखेड़ा थाना पुलिस ने मृतक के नाम पर फाइनेंस कराकर खरीदी गई जेसीबी मामले में नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि केलाखेड़ा में बीमे की रकम हड़पने का ये पूरा मामला है, जहां मृत व्यक्ति को जिंदा दिखाकर जेसीबी मशीनें खरीदी गई। आरोप ये भी है कि मृतक सलीम के नाम पर फर्जी दस्तावेज के आधार पर जेसीबी फाइनेंस कराई गई थी। इस आधार पर मशीन का करीब 29 लाख का इंश्योरेंस भी ले लिया गया। वहीं केलाखेड़ा पुलिस ने नामजद आरोपी रिजवान अलवी को गिरफ्तार किया। एक व्यक्ति द्वारा नामजद तहरीर दी गई थी, जिसमें कुछ व्यक्ति द्वारा ये बताया कि ये ऐसा काम किया गया है कि एक जेसीबी मशीन है वो ली गई है और वो एक मृत व्यक्ति है जिसके नाम पर वो जेसीबी मशीन ली गई है। इसमें पुलिस द्वारा जब सारे डॉक्यूमेंट चेक किए गए तो ये पाया गया कि जो जेसीबी मशीन ली गई है वो मृत व्यक्ति के नाम पर ली गई है और व्यक्ति की मृत्यु पहले ही हो चुकी है।